Class 10th exercise 3.2 question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line and coincident line. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दे रखी है एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है, हमें क्या करना है एक और इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लिखनी है। उसमें हमें क्या करना है, कैसे लिखनी है वो लीनियर इक्वेशन कि अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। पहली इक्वेशन तो हमें कुछ इस तरह से लिखनी है कि उसे सॉल्व करने पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, दूसरी में पैरेलल लाइन्स हो और तीसरी में कोइंसिडेंट लाइन्स हो। ठीक है, तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा उतने अच्छे से, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख देती हूँ, पहली वाली इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं a1, b1 और c1 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में पहले दे रखी है। a1 की वैल्यू क्या होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है, जो पहला कोफिशिएंट होता है x का वो होता है a1, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, b1 क्या होता है, x का दूसरा जो y का कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है 3 है जो कि, और c1 कांस्टेंट टर्म होती है, सो c1 हमें -8 दे रखी है। अब हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए हमें कौन सी कंडीशन मिलती है। सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो होती है कि जो हमारा जो होता है a1/a2 का रेशियो जो होता है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो लाइन्स हो जाएंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं जो हमारी कंडीशन हमें पता है। ठीक है, ये लिख दी मैंने कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को ट्रू बनाएंगे। इस कंडीशन को हम ट्रू कैसे बना सकते हैं, हमें a1 तो दे ही रखा है। अब हम a2 को कुछ इस तरह लिखेंगे कि वो b2 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/5। यहाँ लिख लेते हैं कि a1/a2 क्या हो जाएगा 2/5। अब हमें b1/b2 कुछ इस तरह से लिखना है कि जो हमारा जो भी इसका रेशियो आए वो a1/a2 के इक्वल ना हो। तो कोई भी नंबर रख ले, बस वो इक्वल नहीं होना चाहिए a1/a2 के। ठीक है, सो हमारा b1/b2 का रेशियो क्या आ गया 3:4, मतलब 3/4 कह सकते हैं, उसे रेशियो ही कहते हैं फ्रैक्शन को। c2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो c1/c2 का रेशियो कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो कंडीशन है उसमें तो c1/c2 इंक्लूडेड भी नहीं है। अब हमारा मेन काम क्या है, जो हमें a2, b2 और c2 मिल गए हैं उनको हम x, y के साथ पुट करके इक्वल टू 0 कर देंगे और हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। किस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। सो होता ये है कि ये जो a2 है ये किसका कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है। तो हमने a2 को x के साथ लिख दिया, a2 की वैल्यू को, जो कि 5 है। अब हमने क्या किया, b2 जो होता है हमारा वो y का कोफिशिएंट होता है, तो b2 को हमने y के साथ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो c2 होता है वो तो कॉन्स्टेंट टर्म होती है, तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया और इक्वल में हमने 0 लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट जो हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस आए ऐसी ही एक इक्वेशन लिखनी है। तो हम पहले तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन लिख लेते हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होती है, हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। ओके, मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ। अब हम अपने a2, b2 एंड c2 को फाइंड करते हैं। तो मैं a2 में क्या कर रही हूँ, 2 में मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 का, और यहाँ पे 2 का 5th मल्टीपल लिख दूँगी जो कि 10 होता है। b2 भी मैं 3 का 5th मल्टीपल लिखूँगी ताकि जो हमारा a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल आ जाए। c2 में कोई ऐसा नंबर लिखूँगी जिसकी वजह से ये जो b1/b2 है वो c1/c2 से अलग हो जाए। ठीक है, सो a1/a2 क्या हो गया हमारा 2/10 हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करने पे हमारा क्या आ जाएगा 1/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं यहाँ पे b1/b2 की वैल्यू। हमने क्या लिखा था 3/15। ठीक है, तो 3/15 भी कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि 15 जो होता है वो 3 का 5th मल्टीपल होता है। ठीक है, सो 1/5 हो गया हमारा। अब हम c1/c2 लिखते हैं, c1/c2, तो वो क्या हो गया -8/2 हो गया वो। इसको कैंसिल आउट करने पे हमारा क्या आ जाएगा -4/1। ठीक है, इस तरह से हमने ये कर दिया। इसमें आप कंफ्यूज ना होएं, हम कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। मेरी तो ये वैल्यूज़ आई हैं, आपकी कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना देती हूँ इनकी।
A2 के साथ x लिख देती हूँ, B2 के साथ y लिख देती हूँ, कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ लिख देती हूँ, इक्वल टू में 0 लगा देती हूँ। ठीक है, अपने मन से वैल्यूज़ भी रख के देखिएगा आप, मेरा एज इट इज़ कॉपी मत कीजिएगा। आप अपने मन से वैल्यूज़ रखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सो अगले क्वेश्चन में हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसको अगर हम सॉल्व करें पहली इक्वेशन के साथ तो कोइंसिडेंट लाइंस हो। ओके, सो यहाँ मैंने कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन पहले ही लिख रखी है। सो अब हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू लिखेंगे कुछ भी पहले तो। ठीक है, A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/4, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2। तो हमें B2 की वैल्यू भी कुछ इसी तरह से रखनी होगी कि हम उसे सॉल्व करें तो हमारा 1/2 आ जाए। तो हमने क्या कर लिया है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 6 आ जाता है, तो हमने 6 लिख दिया B2 में। C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने C1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो हमारी -16 C2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे A1/A2 की पहले लिख देते हैं वैल्यू क्या होगी। सो वो 1/2 होगी। B1/B2 की वैल्यू भी क्या होगी 1/2 ही होगी। उसको कैंसिल आउट करने पे 1/2 होगी, वैसे तो 3/6 होगी बट कैंसिल आउट करने पे 1/2 हो जाएगी। C1/C2 की कैसे निकालेंगे हम, -8/-16 लिख देते हैं। इनको कैंसिल आउट करने पे भी हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ इक्वल है, मतलब हमने सही वैल्यूज़ रखी हैं। अब हम यहाँ पे हमारी इक्वेशन लिख देते हैं। 4 को x के साथ लिख देते हैं, प्लस में 6 को y के साथ लिख देते हैं, प्लस में 6y और यहाँ पे -16 लिख देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो हमने यहाँ फाइंड कर लिए हमारी तीनों दूसरी इक्वेशंस। ठीक है, तीनों इक्वेशंस फाइंड कर लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, पैरेलल लाइंस वाली और कोइंसिडेंट लाइंस वाली। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।